Hello class 4th and welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your SST books chapter 18 and the chapter is our rights and duties. Our rights and duties का मतलब होता है हमारे अधिकार और कर्तव्य. राइट्स का मतलब होता है अधिकार और ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य. तो आज हम पढ़ेंगे कि संविधान में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं और हमारी ड्यूटीज़ भी उसमें सुनिश्चित की गई है. तो कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज़, हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं. तो चलिए हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग. राइट आर इफ़ इट इज़ योर राइट एंड डी इफ़ इट इज़ योर ड्यूटी. तो ये बुक मेरे बेटे की है और उसने इसमें किया हुआ है. तो जो हमारी राइट है उसके लिए आर लिखेंगे और जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए हम यहाँ पे डी लिखेंगे. तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को पढ़ लेते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं. तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करेंगे. Every country has a set of rules according to which the government governs the country. प्रत्येक देश के पास अपने नियमों और कानूनों का एक सेट होता है, एक समूह होता है जिसके आधार पर सरकार देश को चलाती हैं या देश पर शासन करती हैं. और यही जो सेट ऑफ रूल्स है, दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और यही जो कानूनों का समूह या संग्रह है इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान. और संविधान क्या होता है मैंने ये भी आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि एक लिखित दस्तावेज होते हैं जिसमें बहुत सारे नियम और कानून लिखे हुए होते हैं और उसी के आधार पर सरकार चलती है किसी भी देश की और किसी भी राज्य की. और कंट्री ऑल्सो हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे देश का भी अपना एक संविधान है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इट comes into effect on 26 January 1950 and India became a republic. Since then, this day is celebrated as a Republic Day. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि संविधान होता है. और जो संविधान होता है उनमें बहुत सारे नियम और कानूनों को लिखित रूप में, लिखित दस्तावेज के रूप में लिखे हुए होते हैं. और ये सभी नियम और कानून जिस किताब में लिखे होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं. तो हमारे देश का भी संविधान है और ये भारत का संविधान जो है ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है. यानी लिखा हुआ जितने भी देश के में लिखित संविधान है उन सब में जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा बड़ा है. आप जानते हैं कि इससे इस संविधान को बनाने में कितने समय लग गए थे. तो इस संविधान को बनाने में पता है आपको, ये याद रखने वाली बात है और आपको याद भी रखनी चाहिए कि हमारे संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगे थे. तो इसे बनाने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन. और तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रयोग में आया यानी लागू हुआ. Since then, this day is celebrated as a Republic Day. और 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था जिस दिन को, उसी दिन को हम हर साल फिर से रिपब्लिक डे के रूप में यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. आइए यहाँ देखें कौन है, इनके नाम क्या हैं. इनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर. ये कौन थे? वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इन्होंने ही हमारे संविधान की रचना की थी, इन्होंने ही हमारा संविधान लिखा था. चलिए हम अब यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की यानी हमारे मौलिक अधिकारों की. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को, देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए कुछ बेसिक राइट्स देता है. दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट. और इन्हीं राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट या हमारे मौलिक अधिकार. दीज राइट्स आर फॉर
the well-being of the citizens, we can move court to protect these rights. If they are denied, there are 6 fundamental rights. They are, तो हमारे संविधान में जिन अधिकारों को हमें दिया गया है जिससे हमारी भलाई होती है, उन अधिकारों को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और जब भी कोई हमारे इन अधिकारों का हनन करता है या उसे छीनने की कोशिश करता है या उसके रास्ते में बाधक बनता है, तो हम उसकी रक्षा के लिए न्यायालय तक जा सकते हैं। तो जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, ये 6 हैं। और ये 6 कौन से मौलिक अधिकार हैं, इनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है हमारा, वो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल होना, बराबर होना। यानी कानून की नज़र में हम सभी जो भारतवासी हैं, जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं, वे सभी एक बराबर हैं। The right to equality means that all citizens are equal before the law. All citizens, irrespective of their religion, caste, race, sex, and place of birth, are treated as equals. तो right to equality का मतलब होता है समानता का अधिकार। यानी इसका अर्थ है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी सेक्स यानी कि लड़का या लड़की हों, तो वो कोई भी हों, सभी के लिए, या फिर किसी भी जगह पर वो जन्म लिए हों। जैसे मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु में जन्म लेता है, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई जम्मू कश्मीर में, तो ये कहीं भी और किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो, सभी के लिए जो कानून है हमारा वो एक होगा। यानी अगर कोई मान लीजिए किसी भी तरह का कोई अगर क्राइम करता है, तो लॉ के आगे, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लॉ के आगे वो समान होगा और उन्हें उसकी एक जैसी ही सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का मतलब हो गया कि हम सभी कानून की नज़र में बराबर हैं। ठीक है, चलिए। सेकेंड राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट टू फ्रीडम अलोज ऑल सिटीजन टू स्पीक फ्रीली, चूज एनी ऑक्यूपेशन and reside and travel anywhere within the country. It also provide for free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age. तो हमारा जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी नागरिकों के लिए है और वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले स्पीक फ्रीली, यानी हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप किसी को भी अनाप शनाप या कुछ भी बोलें, गाली गलौज करें या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने पर उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटें या बोलें, तो ये हमारी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं लेकिन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि आप अपने देश की किसी शासन व्यवस्था से अगर परेशान हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी जो स्वतंत्रता है बोलने की, वो हमें दी गई है। नेक्स्ट है चूज़ एनी ऑक्यूपेशन एंड, आप अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय या काम कर सकते हैं, चाहे वो खेती करना हो, नौकरी करना हो, व्यापार करना हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। रिसाइड एंड ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर आप किसी भी जगह आ जा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर, इसके साथ ही और क्या अधिकार मिले हुए हैं? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 and 14 ईयर ऑफ एज। इसके साथ ही 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं हमारे देश के, उन्हें आवश्यक शिक्षा का अधिकार है। और वे अपने देखे होंगे ना कि आसपास देखे होंगे कि सरकारी स्कूल खोले गए हैं जो सरकार के तहत सरकार उन्हें चलाती हैं। तो वो सरकारी स्कूल में इन सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है, वहाँ कोई फीस नहीं लगती और सभी को इक्वल शिक्षा वहाँ पे दी जाती है ना। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा। तो
तो यहाँ पे 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना। तो शोषण करना क्या होता है? किसी का अनावश्यक रूप से हम फायदा अगर उठाएं तो उसे ही कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन। ओके, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली in order to get some benefit. The right against exploitation ensure that poor people are not made to work without pay. This right also does not allow children below 14 years of age to be employed. तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ है अपने फ़ायदे के लिए किसी को गलत तरीके से परेशान करना या उनका अवशोषण करना। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि गरीब लोग बिना पैसे के काम नहीं करेंगे, और यही अधिकार यह भी तय करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कदापि एम्प्लॉय नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है ना कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं, काम करने के लिए नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ चाइल्ड इज मेंट टू लर्न। बच्चे का मतलब क्या होता है? लर्न करना, नॉट टू अर्न। अर्न करने के लिए बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए। तो 14 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे, कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको काम आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते। जैसे कई बार है ना कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि काम करवा लेते हैं और फिर उन्हें जो सही पैसे हैं वो उनको नहीं दिया जाता है, उनके पैसे काट लिए जाते हैं। कुछ भी उन्हें कोई भी बहाना बनाकर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म, यानी हम धर्म, कोई भी धर्म हो, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या हो गया कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान से मिला हुआ है। यानी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। तो इसका अर्थ ये है कि सभी लोग धर्म के मामले में स्वतंत्र हैं, यानी वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या उनका पालन कर सकते हैं। चाहे हम सिख धर्म को माने, चाहे हम ईसाई धर्म को माने, चाहे हम हिंदू धर्म को माने, चाहे हम मुस्लिम धर्म को माने, उसमें कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम कोई भी धर्म मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षण का अधिकार। ग्रुप्स ऑफ पीपल who are less in number are called minorities. This right protects the minorities and allows them to develop and preserve their culture. संस्कृति और शिक्षण का अधिकार में ये तय किया गया है कि लोगों का वह समूह जो कि संख्या में कम हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक कहते हैं। और ये अधिकार उनके संरक्षण का है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वे अपने कल्चर को, यानी अपनी संस्कृति का विकास करें और उनका संरक्षण कर सकें। तो ये हो गया हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये भी संविधान हमें देता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। The right to constitutional remedies allow every citizen to move court if any of their rights are denied. ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उनके अधिकारों का कोई हनन करता है तो इसके लिए वो न्यायालय तक जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अब है हमारा यहाँ पे चेक पॉइंट और इसे हम भरेंगे। द डैश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, तो यहाँ रिपब्लिक भरेंगे हम। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट आर डैश इन नंबर। कितने फंडामेंटल राइट हमने अभी पढ़े? हमने अभी 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े, तो हम यहाँ पे 6 भर देंगे। नेक्स्ट है हमारा द राइट टू डैश अलो सिटीजन टू ट्रेवल एनीवेयर दे वांट। अगर सिटीजन कहीं भी जाना चाहते हैं, देश भर में कहीं भी घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए आज़ाद हैं। ये कौन से फ्रीडम के अंतर्गत आता है? ये आता है द राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट नंबर 4 पे है चिल्ड्रेन हु आर लेस देन डैश ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट वर्क। तो जो बच्चे कितने साल की उम्र से नीचे के बच्चों को काम करना मना है यहाँ, तो यहाँ हम भर देंगे 14। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 द डैश आर पीपल हु आर लेस इन नंबर, तो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ भर देंगे। चलिए, आगे है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारे कर्तव्य। तो अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ संविधान हमें इतने सारे अधिकार देता है, तो वहीं साथ ही हमारे लिए कर्तव्य भी तय करता है और हमें उन कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। तो ये कहलाते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं संविधान में लिखे हुए, वो कहलाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री, सच ड्यूटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो भारत का जो संविधान है उसमें सभी नागरिकों से देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा हमारा संविधान रखता है, और ऐसे कर्तव्यों को हम कहते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। उनमें से कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट, यानी मान रखने का मतलब क्या? संविधान में जो भी बातें लिखी हुई हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं और जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके प्रति हमें सम्मान जरूर दिखाना चाहिए, और हम दिखाते भी हैं, है ना। तो जब भी कभी नेशनल एंथम की आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो हम क्या हो जाते हैं? उठ के झट से खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने का अर्थ ही होता है कि हम अपने नेशनल एंथम का सम्मान कर रहे हैं। और जब भी हमारा जो झंडा हमें दिख जाता है, या जब फ्लैग होस्टिंग होती है, झंडा ध्वजारोहण होता है, तो हम क्या करते हैं? उसे सलामी देते हैं। इसका मतलब भी क्या हुआ कि हम अपने झंडे को सम्मान दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से जो हमारा झंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए? सम्मान दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट। हमें अपने पर्यावरण का, यानी जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें सार्वजनिक संपत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे रेलगाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे विद्यालय हैं, उनमें क्या कर देते हैं? वो तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत हैं, और उन पर लोग कई बार कुछ भी लिख देते हैं, या थूक देते हैं, या उन्हें गंदा कर जाते हैं। तो हमें कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, उनको सहेज कर रखना चाहिए, उनको सही से रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स और गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल।
सभी माताओं और पिताओं या अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। इसके बाद है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी निर्देशक सिद्धांत। आवर कॉन्स्टिट्यूशन lists some guidelines for the government to ensure the welfare of the people. These are called directive principle. The constitution asks the government to ensure that. तो ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं, हमारा संविधान लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करता है और इन्हें ही हम कहते हैं निर्देशक सिद्धांत। तो जो हमारा संविधान है, संविधान सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि क्या कहता है, ये सरकार को सुनिश्चित करने के लिए हमारा संविधान कहता है पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशन। यानी प्रत्येक लोगों के पास, देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के पास रहने की उचित स्थिति हो। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल। सरकार ये ध्यान रखे कि देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाता हो। ठीक है। और इसके बाद है एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन शी और ही इज सिक। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री, अगर बीमार होते हैं तो उनका उचित उपचार की व्यवस्था हो। तो आपने देखे होंगे कि जगह जगह बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं जहां मुफ्त दवाइयां और इलाज किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखे होंगे कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान ने सरकारों के लिए लिस्ट किया हुआ है, ये आपने अपने देश में अवश्य ही देखे होंगे। जैसे प्रत्येक लोगों के रहने की व्यवस्था भी देखी होंगी आपने कि, और देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ सभी बच्चे आते भी हैं पढ़ने के लिए। और आपने जो सरकारी हॉस्पिटल देखे होंगे वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स और वहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती हैं ये भी आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो ये सभी जो हैं वो हमारी सरकार हमारे लिए उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए फैक्ट वाइज है और इसमें क्या लिखा है। The directive principle listed in our constitution were adopted from the constitution of Ireland. हमारे संविधान में सूचीबद्ध जितने भी निर्देशक सिद्धांत हैं वो सभी आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे है हमें किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए और उन्हें बचा कर रखना चाहिए। कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन इन आवर फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने आसपास की सफाई रखें और अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और हम जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।